राजस्थान के भरतपुर में संत विजयदास के आत्मदाह के बाद मृत्यु की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के 4 सांसदों की एक टीम गठित की है। पक्षपातपूर्ण, एजेंडा चालित और आधी अधूरी जानकारी को लेकर मीडिया पर बरसे सीजेआई एनवी रमना। 10 से ज्यादा बार फेल होकर भी नहीं मानी हार, बन गई आईएएस, इंटरनेट पर छा गई ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप, 4 कर्मचारी गिरफ्तार। ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को राज्य में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी मंत्री के एक करीबी सहयोगी से 20 करोड़ रुपए बरामद किए जाने के एक दिन बाद हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई मेंबर भी अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एंटी नेशनल क्यों बुलाया जा रहा है। जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए, पाकिस्तानी एजेंट के रूप में वे सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। महाराष्ट्र राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा है कि नहीं टिकेगी शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में जल्द होंगे चुनाव। गुजरात के व्यक्ति का अमेरिका जाना पड़ा भारी, पत्नी और 3 बच्चों को भी चुकानी पड़ी कीमत। गुजरात के मेहसाणा का रहने वाला 34 वर्षीय व्यक्ति का अमेरिका जाने का सपना दुःस्वप्न में बदल गया। दरअसल वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई और उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो वह अभी तक केवल 1 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था कर सके हैं। मानव तस्करों ने उनकी पत्नी और 3 बच्चों को, जिनकी उम्र 12, 7 और 5 साल है, को अमेरिका से पहले ही मेक्सिको में बंधक बना लिया। जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की याचिका खारिज। अन्नाद्रमुक के कार्यालय में तोड़फोड़, अहम दस्तावेज और सामना गायब। अन्नाद्रमुक मुख्यालय में 11 जुलाई को पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। अन्नाद्रमुक की सामान्य परिषद की एक विशेष बैठक में पलानीस्वामी को पार्टी प्रमुख चुना गया। 16 माह के निचले स्तर तक गई गोल्ड की कीमत। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण गोल्ड की कीमत 16 महीने के निचले स्तर पर आ गई थी। हालांकि अब रिकवरी के ट्रैक पर लौटने की उम्मीद की जा रही है। कमोडिटी बाजार के जानकारों के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड की कीमत 49,500 रुपये से 51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को हाजिर गोल्ड की कीमत में $1680 प्रति औंस से उछाल आया और 0.50% इंट्राडे बढ़त के साथ $1,726.40 प्रति औंस के स्तर पर बंद हुआ। यस बैंक का जून तिमाही में 50% मुनाफा बढ़ा है और एनपीए घटा है। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के नए बोर्ड ने प्रशांत कुमार को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, जो भारतीय रिजर्व बैंक और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त महीने के लिए बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। अगले महीने दूसरे, चौथे शनिवार और रविवार को छोड़कर कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। बीते साल जिन कंपनियों के आईपीओ ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया, उनमें से आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स भी है। इस कंपनी पर दांव लगाने वाले निवेशक मालामाल हो चुके हैं, वहीं कंपनी को भी तगड़ा मुनाफा हो रहा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की जून तिमाही में हैप्पीएस्ट माइंड्स का मुनाफा 57.7% उछलकर 56.34 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने कहा कि 1 साल पहले समान अवधि में 35.73 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। एलआईसी के प्लान में सिर्फ 4 साल के लिए करें निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। अगर आप शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं तो आप रेलिस इंडिया के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। इस शेयर को लेकर एक्सपी बुलिश है और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक शानदार तिमाही नतीजों के बाद आने वाले दिनों में इस शेयर में तेजी आएगी। घाटे में होने के बाद भी सरकारी स्वामित्व वाले महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। दरअसल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एमटीएनएल के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि एमटीएनएल को वर्ष 2016-17 से घाटा हो रहा है और वर्ष 2021-22 में इसका घाटा 2,617 करोड़ रुपए था। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित बिहार के 8 जिलों को लेकर आईबी ने जारी किया अलर्ट। बिहार में हाल ही में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद पुलिस लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है।
ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आगाह किया है कि आने वाले जुमे में नमाज के बाद उत्तरी बिहार के 8 जिलों में भारी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। भारत में मंकीपॉक्स के 3 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका में मंकीपॉक्स के मामलों की पहचान पहली बार बच्चों में हुई है। इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि हम अखिलेश यादव के फैसले का स्वागत करते हैं। कम से कम सद्बुद्धि आई कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। हम उनके तलाक को कबूल करते हैं। मंत्री पार्थ चटर्जी के बाद अब उनकी सहयोगी अर्पिता भी गिरफ्तार। ईडी ने घर से बरामद किए थे 20 करोड़ कैश। बेटी पर लगे आरोपों पर भड़की स्मृति ईरानी, कोर्ट में देखने की भी धमकी। कांग्रेस नेताओं ने जवाब में शेयर किया पुराना वीडियो। कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इसमें स्मृति ईरानी के बेटी पर कई सवाल उठाए गए हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर फर्जी लाइसेंस पर बार चलाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम बार लाइसेंस लिया गया है जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। कांग्रेस के आरोपों पर स्मृति ईरानी भड़क गई और उन्होंने इस पर जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उसका दोष है कि उसकी मां 2014 और 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ी व सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट पर पीसी की। आज एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक कॉलेज स्टूडेंट है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए ये आरोप लगा रहे हैं कि वह एक अवैध बार चलती है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं कि मेरी 18 साल की बेटी पढ़ती है, वह कोई बार नहीं चलाती है। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरी बेटी को नोटिस मिला है, मैं पूछना चाहती हूं कि मेरी बेटी का नाम कहां है। जयराम रमेश आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई में मेरी बेटी का नाम है। कांग्रेस नेताओं ने हंसते हुए कहा कि मैं सोनिया राहुल गांधी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं तो हाँ मैं करती हूं और करती रहूंगी। स्मृति ईरानी से अलका लांबा ने पूछा क्या आपकी बेटी ने सच में किया है फर्जीवाड़ा, जवाब देंगी या भागेंगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए तो मैं जवाब मांगूंगी कोर्ट में, न्याय की अदालत में और जनता की अदालत में। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी सरगना से कहना चाहती हूं कि 24 की चुनाव में राहुल गांधी को भेजे अमेठी में, फिर उनको धूल चटाएंगे, ये मेरा वादा है। दिग्विजय के भाई ने गडकरी से किया आपत्तिजनक सवाल, आप किसकी संतान हैं? और बीजेपी से हो गई विदाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बड़बोले और उग्र स्वभाव के लक्ष्मण सिंह कई बार दिग्विजय को भी मुश्किल में डाल चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय के पहले कार्यकाल में विधायक थे और फिर सांसद बन गए। 2004 में उनकी दिग्विजय से अनबन हुई तो वे उमा भारती के साथ बीजेपी में चले गए, लेकिन वहां भी उनका बड़बोलापन उन पर भारी पड़ गया। एक बार तो उन्होंने बीजेपी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी से ही सवाल कर दिया कि वे किसकी संतान हैं। इसके बाद ही पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया और वे कांग्रेस में लौट आए। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाला 5वां आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही थी तलाश। लुलु मॉल में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने के मामले में इससे पहले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसमें इनकी पहचान मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लोकमान और मोहम्मद नोमान के रूप में हुई थी। इसमें से रेहान, आतिफ खान और नोमान इंदिरा नगर लखनऊ के रहने वाले थे, जबकि लोकमान लहरपुर, सीतापुर का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों करोड़ की लागत से बने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शनिवार को इस मामले में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान मोहम्मद आदिल के रूप में हुई है। गिरफ्तार मोहम्मद आदिल सादतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लुलु मॉल के सीसीटीवी और अन्य सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक लड़के 2 गुट में बंटकर मॉल के अंदर आए थे। इन लोगों ने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज अदा करने की कोशिश की, लेकिन यहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उनको नमाज अदा करने से मना कर दिया, बताया जा रहा है। जिसके बाद ये लोग दूसरी मंजिल के कोने में खाली जगह पर नमाज अदा करने लगे और नमाज अदा करने का वीडियो बना लिया। इसके बाद ये लोग फिर 2 गुट में बंट गए और वापस पैदल ही मॉल से बाहर चले गए। वहीं इन युवकों ने मॉल से किसी भी तरह की कोई खरीदारी नहीं की थी। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था।
जिसके बाद लुलु मॉल प्रशासन ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रामपुर में हिंदू परिवारों को इससे धमकी। रामपुर के शाहबाद के अनुभव गांव में रहने वाले 4 परिवारों के घर के सामने धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी भरी चिट्ठी उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में लिखी गई है। चिट्ठी के बाद से परिवारों में दहशत का माहौल है। चिट्ठियों के ऊपर ISIS का नाम लिखा है। पत्र लिखने वाले ने खुद को आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात कही है। चिट्ठी में गांव पर सरीन गैस से हमला करने की बात भी कही गई है। बांदा में टॉफी देने के बहाने 4 साल की बच्ची से रेप। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को देर शाम एक युवक टॉफी देने के बहाने 4 साल की मासूम को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। पीड़ित बच्ची ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर रोते बिलखते नजर आए परीक्षार्थी। रीट परीक्षा सेंटर में एंट्री नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोने वाली इन युवतियों ने काफी मिन्नतें भी की, लेकिन देरी से आने के कारण उन्हें एंट्री नहीं मिली। ऐसे में वहां फूट फूट कर रोने लगी। पीएम मोदी ने दिल्ली के सेंट्रल पार्क में लगाई गई स्काई बीम की तस्वीरों को ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क में स्काई बीम लाइट लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में एक स्कूल में महिला टीचर के नशे में मिलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब तक पुरुष शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल पहुंचने की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन जशपुर में एक मास्टरनी जी नशे में धुत मिली हैं। मैडम लड़खड़ाते हुए स्कूल पहुंची, लेकिन इस कदर नशे में थी कि क्लासरूम में जाते ही कुर्सी में बैठते ही बेसुध हो गईं। इसी बीच औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे एक शिक्षा अधिकारी ने जब पूरा नजारा देखा तो चौंक गए। तुरंत ही मामले में कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल में किसी बड़ी की घटना की साजिश का खुलासा हुआ है। CID बम स्क्वाड ने उत्तर 24 परगना के रुस्तमगुमटी इलाके से 15 देसी बम बरामद किए। इसके बाद CID ने एक बंद पेपर मिल में सभी बमों का निस्तारण किया। बंगाल में देशी बम मिलना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पर देशी बम बरामद हुए थे। नोटों को गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें। अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर ED की छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इसके बाद ED ने नोट गिनने की मशीनों की डिमांड की है। कांग्रेस कार्यालय की दीवार पर बजरंग दल ने लिखा, हज हाउस। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन की दीवारों को फांदकर उन पर हज हाउस लिखा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से की गई इस हरकत को गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के उस बयान का विरोध माना जा रहा है जो उन्होंने हाल ही में अल्पसंख्यकों को लेकर दिया था। कांग्रेस के निशाना पर क्रॉस लगाया, विरोध में लिखे नारे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हितेंद्र सिंह राजपूत और बजरंग दल के जवलीत मेहता ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर वहां की दीवारों पर लगाए गए पोस्टर को हटाया। घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि यह कुछ शरारती तत्वों का काम है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से हमारी छवि खराब कर सत्ताधारी पार्टी मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर लगाई कालेख। जगदीश ठाकुर के बयान पर गुजरात में घमासान शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर कालिक पोतकर विरोध जताया। जगदीश ठाकुर के खिलाफ गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर लगे पोस्टर। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर कांग्रेस अल्पसंख्यक सम्मेलन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उनके इस बयान को लेकर बजरंग दल ने विरोध दर्ज किया था। इसके बाद गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर विरोध में पोस्टर भी चस्पा किए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा था कि देश के खजाने पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और इसको लेकर कांग्रेस अपनी विचारधारा पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं यह भी जानता हूं कि इस बयान से देश को बहुत नुकसान होगा, लेकिन पार्टी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस એની આઈડિયોલોજીમાં કોઈ દાડો ચેન્જ નથી કરતી ને વિચારમાં કોઈ દાડો ફેર નથી કરતી। એ સત્તા મળી તો એનો વિચાર પકડીને ચાલે છે અને સત્તાના મૂળિયા ઉખાડીને ફેંકી દીધા તો પણ કોંગ્રેસે એના વિચારોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યું। લંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટીનો। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી લંકાની ચોટ ઉપર
એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે ને આવું બોલવાથી 1000 વખત નુકસાન થાય તો પણ કોંગ્રેસ એની વિચારધારામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરે। राज्यसभा में पहले सप्ताह महज 27% हुआ कामकाज, मूल्य वृद्धि और जीएसटी पर चर्चा की मांग पर होता रहा व्यवधान। जनसंख्या नियंत्रण पर लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे भाजपा सांसद रवि किशन। पाकिस्तान में अक्टूबर में हो सकते हैं आम चुनाव, राजनीतिक पार्टियां जुटी तैयारियों में। एक ऐसा गांव जहां 80 साल में एक भी शिकायत नहीं पहुंची थाने। यमुना कटरी में 100 घरों का एक ऐसा मजरा जो आपसी तालमेल व बुजुर्गों के सम्मान की मिसाल है। सदर तहसील के अजरौली ग्राम पंचायत का मजरा रामराज पाल का डेरा का कोई विवाद 80 साल में थाना व अदालत तक नहीं पहुंचा है। अपवाद में दहेज हत्या का एक मुकदमा वर्ष 2012 में हुआ था, जिस पर बुजुर्गों ने मिल बैठकर समझौता करा दिया। खास बात यह है कि बुजुर्गों की 9 लोगों की टीम का निर्णय ही गांव में नियम कानून की नजीर बन जाती है। 45 चौके जड़ते हुए सैम नॉर्थ ईस्ट ने बना डाले नाबाद 410 रन, ब्रायन लारा के बाद ऐसा करने वाले बल्लेबाज। वनडे क्रिकेट खेलना कब छोड़ देंगे हार्दिक पांड्या, रवि शास्त्री ने की भविष्यवाणी। अब चलती ट्रेन में कार्ड से भुगतान कर बनवा सकेंगे टिकट, रेलवे ने शुरू की ये बेहतरीन सर्विस। कभी कभी इमरजेंसी होने पर व्यक्ति बगैर टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाता है। ऐसे में जब कोई रेलवे अधिकारी उसका टिकट चेक करता है और उसके पास टिकट नहीं होता है तो उसे मजबूरी में फाइन देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जुर्माना भी कैश देना पड़ता है। लेकिन भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब बहुत ही बढ़िया सर्विस मुहैया करा रही है। जी हाँ, इसके माध्यम से आप चलती ट्रेन में डेबिट कार्ड से टीटी को टिकट का जुर्माना व टिकट अपग्रेडेशन चार्ज दे सकेंगे। दरअसल रेलवे ने टीटी के पास मौजूद पीओएस पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन को अपग्रेड कर रही है और उसमें अब 4 जी सिम लगा रही है। बता दें कि इसके पहले टीटी के पास मात्र 2 जी सिम वाली मशीन ही उपलब्ध रहती थी। रेलवे की माने तो देश भर में अब तक 36,000 से अधिक मशीनों में 4 जी सिम लगाया जा चुका है। इसका उद्देश्य कि इस तरह की मशीन से रेल यात्रियों से जुर्माना के रूप में या फिर अतिरिक्त किराए का डिजिटल भुगतान कार्ड से भुगतान करा के यात्रियों को कैशलेस बनाया जा सके, उन्हें यह सुविधा दी जा सके। पीओएस मशीन के अपग्रेड हो जाने से कई फायदे होंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जिनके पास टिकट नहीं होता था और उन्हें जुर्माने के तौर पर कैश देना होता था। मशीन के अपग्रेड हो जाने से यात्री अब अपने कार्ड से भुगतान कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी और शताब्दी ट्रेन में रेलवे स्टाफ को अपग्रेडेड मशीन पहले ही दी जा चुकी है। वहीं अब एक्सप्रेस ट्रेनों के टीवी को भी यह मशीन ही दी जाएंगी। अगले कुछ महीनों में सभी मशीनों में 4 जी सिम लगा दिया जाएगा, जिसके बाद यात्री अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व अन्य कार्डों से भुगतान कर पाएगा। रूस के सामने मुट्ठी भर सेना होने के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नहीं चाहते सीजफायर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च की नई पर्यटन नीति। खनिज संपदा के लिहाज से समृद्ध झारखंड अब पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास के नए द्वार खोलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य की नई पर्यटन नीति लॉन्च की। साथ ही कहा कि प्रदेश में अब कानून व्यवस्था और नक्सलवाद की कोई समस्या नहीं है। नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में यहाँ के जंगलों में अब गोलियों की आवाज नहीं बल्कि अब पर्यटकों के ठहाके गूंजेंगे। आईआरसीटीसी तेजस के 700 यात्रियों में बांटेगा 1.75 लाख रुपए हर्जाना। तमासी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात ओवरहेड इलेक्ट्रिक ओएचई लाइन टूटने का असर शनिवार सुबह तक की ट्रेनों पर पड़ा। सुबह 4 बजे जब तक ट्रेन संचालन बहाल होता, 47 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी थी। तेजस एक्सप्रेस भी 3 घंटे अमौसी में खड़ी रहने के बाद डीजल इंजन से लखनऊ जंक्शन पहुंची। इस ट्रेन में 700 यात्री सफर कर रहे थे। आईआरसीटीसी की पॉलिसी के तहत प्रत्येक यात्री को 250 रुपये का हर्जाना आईआरसीटीसी देगा। अनाज निर्यात को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता दुनिया के दूसरे देशों के लिए जहां राहत की खबर है, वहीं भारत के लिए भी एक बड़ी राहत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपनी सनफ्लावर ऑयल की जरूरत के लिए यूक्रेन पर ही निर्भर है। इस डील से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सनफ्लावर ऑयल के दामों में आई तेजी कम होगी, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन से निर्यात होने वाले सनफ्लावर ऑयल का करीब 42% हिस्सेदारी है। इस लिहाज से इस क्षेत्र में उसकी तूती बोलती है। भारत अपनी जरूरत का करीब 76% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से ही निर्यात करता है। इस लिहाज से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का प्रभाव दूसरे मुल्कों के अलावा भारत पर भी पड़ा है।
यूक्रेन और रूस के बीच अनाज निर्यात को लेकर हुए समझौते से कई देशों ने राहत की सांस ली है। इसकी वजह है कि यूक्रेन के अनाज पर कई देशों की निर्भरता है। भारत भी इनमें से एक है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.